हेलो दोस्तों, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं मेडिवल इंडिया के बारे में। मेडिवल इंडिया के जो पहला फेज था उसके बारे में हमने जान लिया था। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। तो मेडिवल इंडिया का जो प्रारंभिक फेज था उसमें अरबों का, तुर्कों का आक्रमण होना स्टार्ट हो गया था। भारत में एक केंद्रीकृत राज्य की स्थापना नहीं हो पाई थी, जिसके कारण शक्तिशाली साम्राज्य कोई भी नहीं बन पाया था। अब उसका मेन रीजन क्या था कि इकोनॉमी कमजोर थी। जैसा कि पहले जब भी कोई शक्तिशाली राजा होता है तो वो क्या करता है कि अपने राज्य में दो ही जगह पर टैक्स लगाता है। पहला, जैसे मान लीजिए ये कोई एक साम्राज्य है, तो जब किसी साम्राज्य में कोई वस्तु इंटर करती थी तो वो दो जगह पर टैक्स लगाता था, एक एंट्री के वक्त और दूसरा एग्जिट के वक्त। लेकिन जब छोटे छोटे राज्य हो गए, छोटे छोटे सामंत हो गए, तो वो टैक्स के पैसे से ही अपनी इकोनॉमी चलाते थे। जितना ज्यादा टैक्स वसूलेंगे उतना ही उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो यहाँ टैक्स लग रहा है, उसके बाद यहाँ टैक्स लग रहा है, फिर यहाँ टैक्स लग रहा है, यहाँ टैक्स लग रहा है, जिसके कारण वस्तुओं की जो कीमत थी वो बढ़ती गई और डिमांड कम होती गई। जब भी डिमांड कम होगी, वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी, चीजें महंगी होती जाएंगी, ट्रेड एंड इकोनॉमी को धक्का लगेगा। यही कुछ कारण थे। जैसा कि राजपूत राजा के आपस में लड़ते रहते थे। जब भी कोई शक्तिशाली राजा किसी देश पर या किसी क्षेत्र पर आक्रमण करता है और वहां के छोटे छोटे राजा मिलकर उसका सामना करते हैं, लेकिन ऐसा मेडिवल पीरियड में नहीं हुआ। जो भी भारत में छोटे छोटे राजपूत राज्य थे वो एक बड़ा शक्ति समूह बनाने में विफल रहे। ये इनका एक स्ट्रेटेजिक फेलियर था। ये इस खतरे को समझ नहीं पाए। ये स्ट्रेटेजिक फेलियर इसको बोला जाता है। जब इन्हें समझ में आया कि ये अकेले नहीं लड़ सकते हैं, तो इनको एक समूह बनाना चाहिए था वीर योद्धाओं का, जो इस आक्रांता से, इन इन्वेडर से लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी राजा इस चीज को समझ नहीं पाए। कुछ राजा थे, जैसे अफगानिस्तान में ये जो एरिया था, यहाँ पर शाही डायनेस्टी राज कर रही थी, जिसमें उनका राजा दाहिर था। उसके बाद वहां पर अफगानिस्तान नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में आनंदपाल और जयपाल थे। तो आनंदपाल के समय में ही सबसे पहला आक्रमण सुबुक्तगीर का हुआ। हालांकि ये जो युद्ध था वो निर्णायक युद्ध नहीं बन पाया और इसमें कौन जीता कौन हारा इसका पता नहीं लगता है। इसी युद्ध में महमूद गजनवी ने अपने पिता के सेनापतित्व में, अपने पिता के अंडर में युद्ध लड़ा था। उसके बाद क्या होता है, जब महमूद गजनवी राजा बनता है तो वो 17 बार भारत पर आक्रमण करता है, 17 टाइम्स। जब वो राजा बनता है उसके पास दो ऑप्शन थे। यहाँ पे वो राजा बनता है, अब उसके पास एक था, या तो वो भारत में इंटर करे या फिर वो ईरान जाए। ईरान भी उस समय काफी मजबूत था और काफी पैसा था, लेकिन भारत की तुलना में किसी भी सेंट्रल एशिया की पावर के पास इतना ज्यादा पैसा नहीं था। और ईरान ताकतवर भी था, केंद्रीकृत था। तो महमूद गजनवी ने सोचा कि मैं भारत की तरफ बढ़ता हूं। उसने भारत पर पहला आक्रमण 1001 एडी में किया, और 1001 एडी में आक्रमण किया। तो उससे आक्रमण से पहले ही आनंदपाल ने कई राजाओं का एक समूह बनाकर उसको पराजित करने की कोशिश करी। वो इतिहास में पहला राजा था जिसने रक्षात्मक प्रणाली बनाने की बजाय आक्रामक प्रणाली बनाई थी। उसने राजाओं का, राजपूतों का एक समूह बनाया और गजनवी साम्राज्य पर आक्रमण किया। लेकिन महमूद गजनवी इतना ताकतवर था कि उसने सभी को हरा दिया। जब सभी को हरा दिया तो आनंदपाल इतना ज्यादा दुखी हुआ कि वो अपनी पराजय को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अपनी खुद की चिता सजाकर उसी के ऊपर बैठ गया। अब ये 17 बार जो उसने आक्रमण किया था वो 1001 से 1025 के बीच में किया था। और जो लास्ट 17th जो आक्रमण किया था वो किया था सोमनाथ के मंदिर पर। ऐसा बोला जाता है कि सोमनाथ के मंदिर में जब उसने लूटपाट करी तो वहां पर उसके जितने भी सैनिक थे
उससे ज्यादा वहां पर भक्त मौजूद थे, और वो भक्त सभी निहत्थे थे, पंडित थे, पुजारी थे। और सोमनाथ का जो मंदिर का जो दृश्य था, संस्कृत में वेदों का, श्लोकों का जो गान हो रहा था, उससे उसकी प्रजा या सैनिक काफी घबरा गए थे। अब जब घबरा गए थे, राजा ने सोचा कि जब सैनिक ही घबराए हुए हैं तो हम युद्ध कैसे जीतेंगे। तो इसीलिए इसको मूर्ति भंजक के रूप में माना जाता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल एक मूर्तियां ही तोड़ने के लिए हिंदुस्तान में आया था, नहीं, हिंदुस्तान में जो विचारधाराएं प्रचलित थी, जिसमें देवताओं की स्तुति की जाती थी, सैनिक उससे घबराए हुए होते थे। तो इसने क्या किया, जब भी ये किसी मंदिर में या किसी भी ऐसे देव स्थल पर घुसता था तो वहां पर सबसे पहले क्या करता था, मूर्ति उठाकर जमीन पर पटक देता था, ये साबित करने के लिए कि इस मूर्ति के अंदर देवी देवता विराजमान नहीं है और कुछ भी नहीं होगा। तो अब जब राजा ऐसा करने लगा तो सैनिकों में भी उत्साह आ गया, तो सैनिकों ने भी लूटपाट करनी चालू कर दी। अब महमूद गजनवी ने टोटल 17 बार आक्रमण किए और भारत में लगातार आक्रमण किए। इसने मथुरा का प्रसिद्ध मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ का तोड़ा और सोमनाथ का प्रसिद्ध मंदिर तोड़ा। इस मंदिर को तोड़ने का सबसे मुख्य रीजन क्या था, ताकि वो अपने सैनिकों को डर से आजाद कर सके। जब सैनिक डरेंगे नहीं तो ज्यादा बहादुरी से लड़ेंगे, ठीक है। और दूसरा, अगर उस समय ईरान में उतना पैसा होता तो ये भी हो सकता था कि वो ईरान की तरफ मुड़ जाता। अब ये सैनिक जब हिंदुस्तान में घुसते थे तो सबसे पहले मंदिरों पर ही आक्रमण क्यों करते थे, मंदिर पे आक्रमण करने का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी चोर उचक्का, कोई भी डकैत कहां पर आक्रमण करता है, जहां पर आपका पैसा रखा होता है। मंदिर क्या थे, ट्रेडिंग सेंटर्स थे। अब जहां पर आप पैसा रखेंगे, जहां लोग धन दान में देंगे, मंदिरों में अथाह संपत्ति रखी रहती थी। इसीलिए जब भी ये इन्वेडर्स भारत में आते थे सबसे पहले मंदिरों पर आक्रमण करते थे। क्यों? क्योंकि मंदिर प्रोटेक्शन का भी काम करते थे, ट्रेडिंग का भी काम करते थे, एजुकेशन का भी काम करते थे। मतलब पूरी इकोनॉमी, जो पूरी राज व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको गवर्न करने का काम करते थे। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, इकोनॉमी थी, पॉलिटिकल वैल्यूज यहीं से डेवलप होती थी। इसीलिए मंदिरों को नष्ट करने का सबसे मेन रीजन यही था। किसी भी जगह के सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को आप अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो ऐसे राज्य का पतन होना निश्चित हो जाता है। महमूद गजनवी ने 1025 में जब सोमनाथ पर आक्रमण किया तो सबसे ज्यादा अथाह संपत्ति ये लेकर गया। इसने अपने जो राजधानी थी उसको बहुत अच्छा सुंदर बनाया इस पैसे का उपयोग करके। फिरदौसी कौन था, हाँ शायद फिरदौसी ही इसके साथ आया था। तो इसने फिरदौसी को एक अपने उसके लिए कविताएं लिखने के लिए बोला। तो उसने 10,000 पन्नों की कविताएं लिख दी। तो उसने बोला था कि मैं हर पन्ने पे आपको या हर कविता पर आपको, हर प्रशंसा पर एक सोने का सिक्का दूंगा। लेकिन ये इतना ज्यादा कंजूस था कि हमेशा अपने खजाने के बाहर ही बैठा रहता था। और ऐसा बोलते हैं कि अंतिम समय में ये अपने सोने के लालच में ही पागल होकर वहीं खजाने में ही मर गया। इसकी मृत्यु 1030 में हो गई। अब 1030 में मृत्यु हो गई। इसके जो बाद के जो वंशज थे, जो इन्वेडर्स थे, वो उन्होंने कंटिन्यूअस इंडिया में रेड्स करी, लेकिन उतने ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे। इसके बाद का जो दूसरा जो शासन था वो मोहम्मद गौरी का था। इसको मोहम्मद बिन साम के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी के बारे में हम सभी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसा कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 16 बार माफ किया था। इसने सबसे पहले हिंदुस्तान में प्रवेश करने की कोशिश करी थी गुजरात से। उस समय यहाँ पर भीमदेव का शासन था, जिसने बुरी तरीके से पराजित किया इसको और भगा दिया। अब यहाँ से भगाने के बाद ये वाला जो रास्ता था ये पूरी तरीके से बंद हो गया था। अब इसको भी इसी रास्ते से आना था। इस रास्ते पर उस समय के हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर योद्धा पृथ्वीराज चौहान का शासन था। पृथ्वीराज चौहान ने भी विजय यात्रा प्रारंभ करी थी और अपने आसपास के छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया जाता था।
बनाया गया। सबसे पहले जो पृथ्वीराज चौहान थे वो मैसूर बोल रहा हूँ, अजमेर के शासक थे। उसके बाद दिल्ली इनको इनके नाना से गिफ्ट के रूप में मिली। तो जब इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ से जो मुस्लिम इन्वेडर्स को भगाया और वहां पर शासन किया, तो गौर साम्राज्य की सीमाएं इससे जुड़ने लगी। जब सीमाएं जुड़ने लगी तो जाहिर सी बात है डिस्प्यूट भी खड़े होंगे, और हिंदुस्तान काफी पैसे से धन रिच कंट्री था, क्योंकि ट्रेड एंड कॉमर्स पर हिंदुस्तान का बहुत ही ज्यादा एकाधिकार था। तो यहाँ का जो सिल्क है, कॉटन इंडस्ट्री है, वो सबसे ज्यादा फेमस थी। पूरी दुनिया में जो कॉटन, मलमल, सिल्क और स्पाइसेस हैं वो यहीं से ही जाते थे। तो अब मोहम्मद गौरी ने सोचा कि हम भी पृथ्वीराज चौहान को हराकर भारत को लूटेंगे। हालांकि मोहम्मद गौरी और मोहम्मद महमूद गजनवी दोनों की जो विचारधारा है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि महमूद गजनवी जो हिंदुस्तान में आया था वो केवल लूटपाट करने आया था, लेकिन मोहम्मद गौरी आया था हिंदुस्तान में शासन करने। उसने जब पहली बार 1191 में तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई लड़ी, तो पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई में बुरी तरीके से पराजित हुआ और कैप्चर कर लिया गया, आप सभी को पता ही होगा। और इस पे जो सबसे ऑथेंटिकेट सोर्स माना जाता है वो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा हुआ माना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको मृत्युदंड न देकर छोड़ दिया, और ये ही सबसे बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान की मानी जाती है। किसी ऐसे ताकतवर इन्वेडर को आप माफ कर देते हैं जो दोबारा से पलट कर आप पर हमला कर सकता है। अब अपने प्रतिशोध की अग्नि में जलता हुआ मोहम्मद गौरी वापस गया अपमानित होकर, क्योंकि युद्ध में हारना सबसे बड़ा अपमान माना जाता था। वो वापस गया, उसने आनंद पाल की तरह खुद को आत्महत्या नहीं करी, खुद को चिता पर नहीं बिठाया, और भी ज्यादा मेहनत करी और 1 साल तक लगातार सैनिक इकट्ठा करता रहा, योग्य सेनापति बनाता रहा, स्ट्रेटजीज बनाता रहा कि कैसे पृथ्वीराज चौहान को हरा सकते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान और इसका युद्ध अवश्यंभावी हो गया। उसके बीच में भी कई घटनाएं होती हैं, उसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।